नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं और एक ड्राइवर की भी जान चली गई है। दंतेवाड़ा में अरनपुर मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट किया गया। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान थे जो इस हमले की चपेट में आए हैं। डीआरजी वो जवान हैं जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेते हैं। खबर है कि आज दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए अरनपुर गया हुआ था। तलाशी के बाद लौटते वक्त नक्सलियों ने यह हमला किया और आईईडी ब्लास्ट किया, जिसके बाद 10 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई। आपको बता दें, अरनपुर जो है वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा की सीमा के पास का इलाका है। घने जंगल होते हैं यहाँ पर, बताया जा रहा है। आने जाने का रास्ता जो है वो काफी सीमित होता है और किसी भी मूवमेंट की जानकारी मिलना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। और ऐसी परिस्थितियों में डीआरजी बल जो है वो लगातार नक्सलियों से लोहा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हमला नक्सलियों ने किया है और आईईडी विस्फोट किया है, ब्लास्ट किया है, जिसकी जद में डीआरजी बल आए हैं और 10 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की भी यहाँ पर जान चली गई है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सामने आई है, उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद को हम खत्म करेंगे, नक्सलियों को हम छोड़ेंगे नहीं। सुनवाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करें। और यहाँ पर बस्तर के आईजीपी सुंदरराजन को भी आपको सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है इस हमले को लेकर। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। और हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, एक दुखद खबर है क्योंकि हमारे 10 जवान यहाँ पर शहीद हो गए। क्या कुछ जानकारी इस हमले को लेकर मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल, निश्चित तौर से ये एक बहुत दुखद घटना है क्योंकि एक काफी लंबे समय बाद नक्सलियों ने इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। और बीते दिनों जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही थी कि नक्सली बैकफुट में हैं और लगातार बस्तर में कैंप खोले जा रहे थे, हालांकि उसका नक्सलियों के द्वारा विरोध जरूर किया जा रहा था और सुरक्षा बलों की तरफ से यह दावा था कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सली सिकुड़ रहे हैं और 3 जिलों में ही वो सीमित हो गए हैं। और इस वारदात को उन्होंने बड़े ही सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया है। और जिस तरीके से सूचना मिल रही है कि ये इनपुट था सुरक्षा बलों के पास कि अरनपुर के पास नक्सलियों का बड़ा कैडर मौजूद है और उस सूचना के आधार पर सुरक्षा बल वहां के लिए रवाना हुए थे। जैसा कि आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि सूचना के आधार पर गए थे और नक्सल विरोधी जो ऑपरेशन है और जो सर्चिंग के लिए निकलते हैं जवान, तो वो एक जैसी सूचना मिलती है ताकि जो नक्सली हैं वो बैकफुट में चले जाएं और इस तरीके की रूटीन में काम लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज की जो घटना है कि जब वो लौट रहे थे जवान, उसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं और एक उसमें ड्राइवर भी शामिल है। तो 11 लोग इस घटना के शिकार हुए हैं और नक्सलियों ने ये बड़ी ही जघन्य वारदात को अंजाम दिया और ये ऐसे समय पे वारदात को अंजाम दिया है कि हाल में ही गृह मंत्री बस्तर के दौरे पर पहुंचे हुए थे और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि नक्सलिज्म जल्द समाप्त होगा। और उसके बाद इस तरीके की बड़ी वारदात को नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया जाना और सुरक्षा बलों के द्वारा ये कहा जाना कि नक्सली बैकफुट में है और उनका एरिया जो है वो डोमिनेशन वो कम हुआ है। तो नक्सलियों ने ये एक संदेश दिया है कि नक्सली अभी फिलहाल कमजोर नहीं है और उनकी स्थिति जो है वो मजबूत है अंदरूनी इलाकों में।
तो और अभी की जो सूचना आ रही है कि एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा वो बस्तर पहुंचने वाले होंगे। आईजी ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दी है और जो वहां के आला अधिकारी हैं और बस्तर क्षेत्र के जो एसपी हैं उनकी मीटिंग ली जाएगी और पूरी जानकारी हासिल की जाएगी आखिर यहाँ पे कहाँ पे चूक हुई है, क्योंकि जब सूचना थी और सूचना के आधार पे अगर नक्सल ऑपरेशन के लिए निकलते हैं और इस तरीके की अगर वारदात होती है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पर सवाल उठते हैं कि जो सूचनाएं पुलिस के पास, सुरक्षा बलों के पास पहुंचनी चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं खामियां रही और इतनी बड़ी वारदात हुई है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, हम आपके पास भी लौटेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुराग, यहाँ पर कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि 10 जवानों के शहीद होने की खबर आई है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड वहाँ पर पहुंचे हुए थे तलाशी अभियान के बाद, जब लौट रहे थे, जब ये इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं, क्या इस बारे में साफ हो पाई है तस्वीर कि कितने जवान कुल वहाँ पर थे और क्या कुछ घायल भी हुए, उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी? नहीं अदिति, बार बार जिन भी आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है वो यही कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं कि इस वारदात में 10 लोगों की मौत हुई है और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है और वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो कितने लोग उसमें थे, कितने लोग वहां से लौट रहे थे, पता नहीं लग पाया। लेकिन अरनपुर मार्ग ये वही रास्ता, अगर आपको याद होगा तो कुछ सालों पहले दूरदर्शन की एक टीम पर भी यहीं पर हमला हुआ था और इसके आसपास ही का वो इलाका है जहां पर बीजेपी के इकलौते विधायक भीमा मंडावी की जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो प्रचार कर रहे थे तो बस्तर के इकलौते विधायक थे, उनकी नक्सलियों ने उनके और उनके 4 साथियों की हत्या कर दी थी। एक ऐसा ही एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट किया था जिसमें सड़क में कई फीट तक गड्ढा हो गया था और उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। पिछले चुनाव में जब हम लोग यहाँ पर थे तो अरनपुर एक गांव है जो बिल्कुल आखिरी सरहद है, क्योंकि ये 3 राज्यों से घिरा हुआ ये इलाका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनका बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। आप वहाँ तस्वीरें जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगातार पैदल गश्त करते रहते हैं और डीआरजी वो फोर्स है जो एक तरह से आजकल सुरक्षा बलों की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके नाक कान सब कुछ बने हुए हैं, क्योंकि लगभग 3,500 से ज़्यादा इनकी संख्या है। लेकिन ये कई वहीं के स्थानीय युवा हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने पहले नक्सली थे और बाद में सरेंडर करके डीआरजी में शामिल हुए हैं, तो ये वहाँ की भाषा से वाकिफ़ है, ये वहाँ की भौगोलिकता से वाकिफ़ है, तो ऐसे में इनके लिए ऑपरेशन चलाना बहुत आसान हो जाता है, ये सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अदिति, ये जो TCOC का महीना होता है, टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन का जो महीना होता है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़े जो नक्सली हमले हुए हैं वो इसी अवधि में होते हैं। कुछ दिनों पहले बस्तर जरूर पहुंचे थे गृहमंत्री और उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद अपने अब आखिरी चरण में है, लेकिन फरवरी में ही आमने सामने का हमला हुआ था और उसमें 3 डीआरजी के जवानों की गोली लगने से मौत हुई थी और अब 10 डीआरजी जवान शहीद हुए। नक्सलियों के आंखों में चुभते हैं ये, क्योंकि ये बराबर उनको टक्कर देते हैं और इसी में एक और दंतेश्वरी लड़ाके हैं जो महिलाओं की एक बहुत खास यूनिट है और ये इतनी जीवट है कि दिनों दिनों तक वो जंगल में रहती है और नक्सलियों से मोर्चा लेती हैं। उनके वो जिस तरह के इशारे करके जंगल में भागते हैं या जिस तरह के लोग उनके मुखबिर हैं वो पूरे तंत्र से भली भांति वाकिफ हैं। पहले क्या होता था, जो पैरामिलिट्री फोर्स आती थी वो उसको भौगोलिकता समझने में, लोगों को समझने में, भाषा समझने में ही बहुत वक्त लग जाता था, बट अब ये आगे की तरफ चलते हैं डीआरजी वाले और एक तरह से कवर भी देते हैं और ऑफेंसिव भी होते हैं, आक्रामक भी होते हैं और रक्षा की दीवार भी बनते हैं इन लोगों के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं। ऐसे में मेरी समझ में ये परे है, क्योंकि ये बहुत एक तरह से बहुत दक्ष होते हैं इस तरह की लड़ाई में। तो क्या इन्होंने कहीं ना कहीं किसी SOP का उल्लंघन किया है, क्योंकि जिस रास्ते से गए क्या उसी रास्ते से लौट रहे थे? क्योंकि ऐसे हमले आपने अमूमन तभी देखे हैं जब इस तरह की कोई चूक होती है और वो सुरक्षा बलों पर भारी पड़ती है। लेकिन फिलहाल ये अभी मीन मेक का वक्त नहीं है, अभी वहां पर रेस्क्यू चल ही रहा है। जो तमाम आला अधिकारी वहां पहुंचने की कोशिश में हैं, मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया है, गृहमंत्री ने अपना बयान दिया है देश के, तो तमाम लोग अभी इसी बात पर लगे हुए हैं कि कुछ जवान क्या रेस्क्यू हैं, कितनी तादाद थी, कितने लोग गए थे, क्या उल्लंघन हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में तो हम थोड़ी देर में ही अपने तरीके से जानकारी आपके पास आई है। अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है, जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो ये आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को, जो फिलहाल कोई भी जानकारी जो है वो यहाँ पर
देने से साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग, यहाँ पर जो बात आप कह रहे थे वो बात है कि किस तरह से डीआरजी जो है लगातार यहाँ पर लोहा ले रहे हैं नक्सलियों से और बिल्कुल दक्ष होते हैं ये। और लेकिन अनुराग, ये भी हम देख रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में चलाया गया, सफलता भी काफी हद तक अनुराग हासिल हुई है। ऐसे में नक्सली जो अपने वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस छोटी सी एक चूक की फिराक में कहीं ना कहीं रहते हैं और इस तरह के हमले जो है उनको अंजाम देते हैं और कई बार वो उसमें सफलता हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल अदिति, जो रेड कॉरिडोर का पूरा इलाका है वो तो बहुत हद तक सिमट गया है। जैसे मैंने 2 साल पहले जगरगुंडा के इलाके में हम जब गए थे, जो नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, जहां पर पिछले 10 सालों में स्कूल की घंटी नहीं बजी थी, वहां हम गए। वैसे फिर भी वहां 10-12 किलोमीटर का आखिरी स्ट्रेच था, उसको तय करना भी बहुत मुश्किल है, सड़कें बहुत खराब थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिलगेर हो, जगरगुंडा हो और बाकी के सारे गाँव हो, यहाँ पर सड़कें बनी है, बिजली आई है, कई जगहों पर कैंप बन रहे हैं, चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं हुई हैं। तो बहुत कुछ ऐसा बदल रहा है जो पहले हमने बस्तर में नहीं देखा था। बावजूद इसके कहीं ना कहीं, जैसा कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमसे बातचीत में ही कहा था, जो सिलगेर में आंदोलन चल रहा था, ऐसा उनका कहना था कि दरअसल गांव वाले नहीं चाहते हैं, लेकिन नक्सलियों के दबाव में उनको उस आंदोलन में बैठना पड़ता है। और अब 2 साल हो गए उस आंदोलन को कि वहां पर कैंप के विरोध में जब लोग सड़क पर उतरे थे और उसमें फायरिंग हुई थी, जिसमें 5-6 लोगों की माफ कीजिएगा मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इलाका है, इसमें रेड कॉरिडोर नक्सली सिमटे जरूर हैं, लेकिन ऐसे ही मौकों पर वो घात लगाने की कोशिश में रहते हैं। और मैंने बार बार आपका ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है। अनुराग, यहाँ पर आपको कुछ क्षणों के लिए मैं रोक रही हूँ। हमारे साथ शिव धारिया जी जुड़ गए, यहाँ पर मंत्री है इस वक्त। धारिया साहब, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या जानकारी इस वक्त आप इस हमले को लेकर दे पाएंगे? जी नमस्कार जी। नक्सलियों की गतिविधियां बस्तर में अभी लगभग 4 साल से बहुत कम थी। अब चुनाव के वक्त आते आते अपनी कुछ घटनाएं करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इस तरह की घटनाएं जो हुई है निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और इस घटना में जो मारे गए हैं उन लोगों की मैं बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके परिवार को सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी, लेकिन आगे ये घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी। और जिस तरह से लोग भागते भागते वारदात करते हैं, उसी तरह की घटना आज बस्तर में हुई है। एक बहुत दुखद घटना है और निश्चित रूप से सरकार इस पर आगे इस तरह घटनाएं ना हो उसके लिए हम सरकार काम करेगी। जी, लेकिन यहाँ पर डीआरजी जो है वो बहुत दक्ष है, तो क्या कोई जानकारी इस तरह की मिल पाई है कि जब वो तलाशी अभियान लेकर लौट रहे थे, क्या कोई चूक हुई है, क्या कोई एसओपी के पालन में कोई कमी रह गई है? अब देखिए, कमी तो कहीं रहती नहीं है, कमी का कहीं कोई सवाल नहीं है जी। लेकिन घटनाएं जिस तरह से हुई है उसकी विभागीय स्तर पे और अन्य स्तर पे अधिकारी लोग इसमें देख रहे हैं और उसमें आगे क्या किया जा सकता है वो कार्रवाई आगे की जाएगी। कमेटी बनेगी और उस पर तुरंत अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। उस पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है बिल्कुल। और क्या करेंगे ये बता दीजिए कि क्या आपको ये जानकारी मिल पाई है कि डीआरजी के कुल कितने जवान थे? ये अभी जांच के बाद ही जब जानकारियां आएगी तब पूरा स्पष्ट हो पाएगा जी। और अभी से कुछ कह पाना उचित नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया धारिया साहब, आप हमसे जुड़े। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री शिव कुमार धारिया हमारे साथ जुड़े। वो कह रहे हैं कि इस हमले की हम निंदा करते हैं और पिछले 4 सालों से नक्सलियों पर काबू पाने की कोशिशें की गई हैं जो सफल भी हुई है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं आईबीसी चैनल के हवाले से, जो आईडी ब्लास्ट हुआ है वो कितना बड़ा, कितना जोरदार वो धमाका यहाँ पर रहा है, जिसके चलते एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर नजर आ रहा है सड़क के बीचों बीच। और यहीं पर डीआरजी के जो जवान हैं वो यहाँ से जब गुजर रहे थे उस वक्त वो इस हमले की चपेट में आए हैं। हम यहाँ पर हमारी सहयोगी नीता शर्मा के साथ भी जुड़ रहे हैं। नीता, क्या कुछ जानकारी इस वक्त हासिल हो रही है इस हमले को लेकर? क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी हमने देखा, वो कह रहे हैं कि नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है और उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि जो अब ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा ताकि उन नक्सलियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने ये आईडी ब्लास्ट किया है, उसमें सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो स्टेट पुलिस की पूरी मदद करेंगी। ये जो हमला हुआ है, ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, ये जो एसआरजी फोर्सेस हैं, स्पेशल रिजर्व ग्रुप की जो फोर्सेस हैं, ये एक स्टेट यूनिट होता है एंटी
नक्सल ऑपरेशन कवर करने के लिए। ये लोग इनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि नक्सल्स का जो प्रेजेंस है उस एरिया में है, तो वो वहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करने गए थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पे ऑपरेशन उनका सफल रहा या नहीं रहा, लेकिन ये टुकड़ी, ये पेट्रोलिंग पार्टी जो है जब वापस हेडक्वार्टर्स आ रही थी तब उस सड़क पर अरनपुर के आसपास ये सड़क पर हमला हुआ, आईडी का ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 10 जो हैं वो जवान हैं। स्पेशल रिजर्व गार्ड जो हैं वो ये जवान थे जो मारे गए हैं। साथ में ये भी अब सामने आ रहा है कि पिछले हफ्ते ही वहाँ के एक जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनके कॉन्वॉय पर भी हमला हुआ था। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी आदित्य कि नक्सल्स ने कुछ एक हफ्ता के पहले एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने धमकी दी थी कि वो इस तरह का इंसिडेंट जो है वो दंतेवाड़ा के आसपास करेंगे, और ये अटैक जो है ठीक एक हफ्ता 10 दिन के आसपास जो है ये जो अटैक है हुआ है। ये जो एरिया है, अगर मैं आपको बता सकूं, ये ट्राई जंक्शन एरिया है, यानी ये 3 राज्यों से ये एरिया जो है वो क्रिस क्रॉस करता हुआ गुजरता है। यही वजह है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं तो उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि नक्सली जो होते हैं वो हमला करके इधर उधर या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कामयाब होती हैं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री बार बार जोर देते हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस में इंटर स्टेट कोऑपरेशन जो है बहुत ज़रूरी है अगर इस तरह के ऑपरेशंस को सफल बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद भूपेश बघेल से बात की है और उन्हें अश्योर किया है। दूसरी तरफ हमने ये भी सुना, आईजी जो है बस्तर के सुंदरराज, उनका ये कहना था कि जो मेडिकल स्टाफ है वो भी मौका वारदात पे पहुंच रहा है। जो लोग मारे गए हैं या जो लोग हताहत हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, और साथ में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भी उस एरिया में पहुंच रही हैं। टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है ताकि एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ नक्सल्स जो है, कहां पर वो इस हमले के बाद जाने में कामयाब हुए हैं या कहीं छुपे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी जो है फोर्सेज इकट्ठा कर रही हैं। आदित्य जी, शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो नीता शर्मा यहाँ पर जानकारी दे रही है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर नजर भी रखे हुए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत भी यहाँ पर की है, लेकिन एक दुखद खबर यहाँ पर आई है दंतेवाड़ा से। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर 10 जवान यहाँ पर शहीद हो गए हैं। नक्सली हमले में एक ड्राइवर की भी मौत हुई है, तो कुल यहाँ पर 11 जानें चली गई हैं। दंतेवाड़ा में अरनपुर मार्ग है ये, जहां पर ये आईडी धमाका किया गया है, और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये ब्लास्ट हुआ है कि उस जो सड़क थी वो वहां से बीचों बीच से वो पूरी उखड़ गई और एक बड़ा गड्ढा वहां पर हो गया है। और अब वहां पर तुरंत बचाव अभियान जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो जवान इस वक्त जख्मी हैं उन्हें कम से कम प्राथमिक उपचार जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने जवान इस डीआरजी बल के जत्थे में शामिल थे जो तलाशी अभियान करके लौट रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर मंत्री राजीव चंद्रशेखर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर साहब, आप हमसे जुड़े, वक्त निकाला, शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे इस हमले को लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है। राजीव चंद्रशेखर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर साहब का ट्वीट लेकिन हम अभी दिखा देते हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी इसे लेकर किया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसकी, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। डीआरजी बल था ये जो नक्सल विरोधी अभियान के बाद लौट रहा था। तो यहाँ पर नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये आपको हम दिखा रहे हैं राजीव चंद्रशेखर जिनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में देश की सेवा करते हुए जान कुर्बान करने वाले जवानों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर कर रही हैं कि कितना बड़ा ये धमाका है। और अभी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी यहाँ पर बता रहे थे कि एक TCOC पीरियड होता है जिसे टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन कहा जाता है, और इस वक्त में, इस पीरियड में नक्सली जो हैं अपने संगठन का विस्तार करते हैं। वो खासकर नए जो
जवान हैं या अपने जो नए नक्सली हैं उनको संगठन में जोड़ते हैं, उनको हमला करना सिखाते हैं। रियल टाइम प्रैक्टिस उनको करवाई जाती है इस TCOC पीरियड में नक्सलियों के, और एम्बुश में जवानों को कैसे निशाना बनाया जाता है, उनके हथियारों को कैसे चुराया जाता है, कैसे लूटे जाते हैं, ये सब सिखाया जाता है। तो ये TCOC पीरियड चलता है और इसी अवधि में नक्सली जो है अपने संगठन का विस्तार करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं यहाँ पर, अब वहाँ से जो कुछ भी हुआ है इस जगह पर, उसकी तस्वीरें साफ है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, जो बयां कर रही हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। 10 जवान शहीद हो गए हैं, एक ड्राइवर की भी इसमें जान चली गई है। अरनपुर मार्ग है दंतेवाड़ा में, जो 3 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा की सीमा के पास ये इलाका है। घने जंगल हैं यहाँ पर, बताए जाते हैं आने जाने का रास्ता जो है वो बहुत ही सीमित रास्तों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी अंदेशा है। हमारे साथ पूर्व IG जोगिंदर सिंह साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। जोगिंदर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। एक बड़ी और दुखद जानकारी आप तक ये पहुंच गई होगी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ है। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, उनके परिवारों को संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नक्सली जो गतिविधियां हैं बिल्कुल खत्म हो गई हैं, वो आज भी बहुत एक्टिव हैं। केवल यही किया जा सकता है कि जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन हो तो जो दूसरी फोर्सेस हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रहे, और जो दूसरी स्टेट पुलिस, स्टेट आसपास की स्टेट है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रहे, क्योंकि जब भी फोर्सेस बाहर निकलते हैं वो एक तरह से एक्सपोज हो जाते हैं और उनका मूवमेंट और उनका जो आना जाना है वो पूरी तरह से गुप्त नहीं रह पाता। वो लोग फोर्स की गाड़ी में जा रहे हैं या वर्दी पहने हुए हैं, जबकि जो नक्सली हैं वो चोरी छुपे जंगलों में रह करके उनको एक एडवांटेज रहता है कि वो इस तरह की टुकड़ियों पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचा सके। केवल एक ही तरीका है कि हम कोऑर्डिनेटेड रूप से दूसरी फोर्सों के साथ कोऑर्डिनेशन रखें। अगर बाहर जा रहे हैं, जिस तरह स्त्री की घटना हो, तो उनके ऊपर जो है आक्रमण की कार्रवाई एक तरह से जो है वो कार्रवाई की जा सके। जी, लेकिन जोगिंदर साहब यहाँ पर इस तरह के क्षेत्रों में जो बल कार्य कर रहे हैं उनको एक तरह से ये क्या मतलब एक वो उनके लिए एक इस तरह की संभावना हमेशा बनी रहती है। कितने भी प्रिकॉशन लेंगे तब भी वो उनको एडवांटेज रहता है, जो कि नक्सलियात छुपे हुए हैं, जंगलों में है, वहां की टेरेन इस तरह की है कि उसको पूरी तरह कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी जब मैं गया हूँ, जितनी बार भी गया हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे हर 200, 400, 500 गज के बाद ही एम्बुश पॉइंट है। कहीं रोड मुड़ रही है, कहीं नीचे जा रही है, जंगलों से जा रही है। तो इस तरह का एक फोर्स के ऊपर एक दबाव जो है वो रहता है। कितनी भी सावधानी और कितनी भी की जाए तो भी जो है एक तरह से वो एक तरह से वो उसका शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल, ये आप बात कह रहे हैं कि कितनी चुनौतियां हैं। आपकी बातों से जोगिंदर साहब ये भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस तरह के इलाकों में तैनाती, इस तरह के इलाकों में गश्ती जो है वो कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। अपनी जान पर खेल रहे होते हैं हमारे ये जवान, और जो DRG के जवान थे, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो थे, आज वो इसी तरह के एक हमले का शिकार हो गए, एक ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर DRG के बारे में जोगिंदर सिंह साहब आप हमें बताना चाहें कि किस तरह से वो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लगातार हमला ले रहे हैं, वो भाषा को समझते हैं, वो वहां पर उस जो टेरेन है उसको समझते हैं, वहां की बारीकियों को वो जानते हैं। देखिए, जो DRG है और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जो DRG है वो चूंकि छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, वो टेरेन को समझते हैं, लोगों की लैंग्वेज को समझते हैं, और वहां पर वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। किसी तरह जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके पास क्योंकि असला या हथियार और ट्रेनिंग थोड़ा सा उनसे ज्यादा होती है, तो दोनों ही जो एक तरह से सभी एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ के कुछ एडवांटेज हैं, किसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और सभी एक तरह से मिलकर के कार्य करें, मिलकर कार्य करते भी हैं। ऐसा नहीं है कोई मिलकर के कार्य नहीं करते हैं, सब कोऑर्डिनेटेड रूप से भी ऑपरेशन करते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता है कि वो गश्त पे गए हैं तो वो अकेले गए हैं,
हो सकता है दूसरी फोर्सेस को जानकारी ना हो, शायद जानकारी रही भी हो। अगर दूसरी फोर्सेस से कोऑर्डिनेशन हो तो उसमें अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, घटना होती है, तो उसकी तो काउंटर जोगिंदर सिंह एक्शन साहब, जो यहाँ है। पर सवाल यही उठता है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, हम जानते हैं कि उन्हें एडवांटेज होता है, नक्सलियों को, दुश्मनों को एडवांटेज होता है इस तरह का, तो फिर ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है कि एक छोटी सी चूक भी जो है उसका रिस्क हम नहीं उठा सकते हैं। ये समन्वय हमेशा ही फॉलो किया जाना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फुल प्रूफ सारी चीज, आपको एक एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो हमेशा रहेगा। जब भी आप जा रहे हैं, ये आप अगर आप वहां से निकले हुए हैं, मान लिया घंटे 2 घंटे आप वहां ऑपरेशन में बाहर हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाहर जो वह नक्सली जंगल में छुपे हुए हैं या उस तरह का है, उनको पता नहीं चलेगा। उनको ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन से रूट से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं। तो उस तरह का एक जो दे आर ऑलवेज the chances are always remain that the Naxalis have an advantage that they can attack you at any place, and they will know that आप इस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते पे आपको अटैक करना है। तो इस तरह ये एक तरह से एक रिस्क है, and you cannot have any kind of a foolproof thing that nothing will happen. Nothing will happen. These are the risks the forces take while performing duties there. बिल्कुल जोगिंदर सिंह साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को लेकर ट्वीट भी किया है, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायराना हमले से मैं दुखी हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं। तो यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिया है। लेकिन ये दुखद घटना यहाँ पर सामने आई है। एक नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, और यहाँ पर 10 जवान जो हैं डीआरजी के वो हमारे शहीद हो गए हैं। यहाँ पर जोगिंदर सिंह साहब, ये भी आपसे समझना चाहेंगे अगर इस इलाके के बारे में, इस टेरेन के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि ये 3 राज्यों की सीमा जो है उसके बहुत ही करीब है ये इलाका। देखो, वहां टेरेन तो यू नो एंड एवरीबडी नो, जो वहां टेरेन इस तरह की है कि जो कि उन लोगों को ज्यादा सूट करती है, क्योंकि टेरेन के जहां भी रोड जा रही है उसके दोनों तरफ जंगल है, देन रोड भी ऊंचे नीचे इलाके से जाती है, उसके कर्व जो है बहुत इस तरह के हैं, जो इस तरह के शार्प कर्व्स हैं। तो वहां दे हैव ए डेफिनेट एडवांटेज देन द सिक्योरिटी फोर्सेस, बट सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देन सिक्योरिटी फोर्सेस जो जा रही हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं, दे आर इन यूनिफॉर्म। वो नक्सली जो है अपना घूम रहे हैं। तो जो जनरल एडवांटेज और डिसएडवांटेज फोर्स के हैं वो हैं। तो जब भी आप बाहर जाएंगे वहां पर, तो वो एक रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर आपको हमेशा बना रहेगा। यही है कि हम लोग जितना कोऑर्डिनेशन कर सकें आपस में, स्टेट फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस, एंड फॉर्चुनेटली वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा मुस्तैदी से, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एरिया में और बहुत ही लगन और बहुत मेहनत के साथ वो काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं को आप बिल्कुल जो है ये नहीं कर सकते कि दे विल नॉट हैपन। जी, शुक्रिया जोगिंदर सिंह साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें एक बार हम फिर से यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आई है। बड़ा नक्सली हमला यहाँ पर हुआ है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं और एक ड्राइवर की भी जान चली गई है। दंतेवाड़ा में अरनपुर मार्ग है जहाँ पर ये आईडी ब्लास्ट किया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि वो जो सड़क है उसका पूरा हिस्सा वहां से उखड़ चुका है, एक बड़ा गड्ढा वहां पर नजर आ रहा है। और आईडी ब्लास्ट इस अरनपुर मार्ग पर किया गया। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो थे वो जवानों इस हमले की चपेट में आए हैं, और डीआरजी के जो जवान हैं उन्हें ये खबर मिली थी कि नक्सली इस इलाके में हैं, तो वो सर्च अभियान चलाकर वापस लौट रहे थे जब वो इस ब्लास्ट की चपेट में आए। नक्सलियों के खिलाफ डीआरजी हमेशा लोहा लेते हैं, और खबर ये भी है कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों के छिपे होने की खबर थी, और उसके बाद ही डीआरजी बल जो है नक्सल विरोधी अभियान के लिए अरनपुर गया था, और लौटते वक्त नक्सलियों ने ये हमला किया है। तो ये इलाका जो है वो घने जंगल यहाँ पर है, आने जाने के रास्ते सीमित हैं,
किसी भी मूवमेंट की जानकारी निकाल पाना आसान नहीं होता। और जो जानकार थे अभी जोगिंदर सिंह साहब जो आईजी थे पूर्व, उन्होंने जानकारी दी कि इस तरह के इलाकों में हमेशा ही जो हमला करने वाला होता है उसको एडवांटेज होता है। और इसी तरह से आज नक्सली जो हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बड़ा नक्सली हमला यहां पर हुआ है। अरनपुर मार्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां की एक बड़ा आईडी धमाका यहां पर नक्सलियों ने किया था। घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया, ऐसा साफ नजर आ रहा है यहां पर, जिसमें डीआरजी जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है उसके 10 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर भी इनके साथ जो था वो भी चपेट में आ गया है। तो कुल 11 जानें यहाँ पर चली गई है, 10 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो यहाँ पर दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद डीआरजी बल जो है वह नक्सल विरोधी अभियान के लिए अरनपुर गया था और तलाशी के बाद लौटते वक्त नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। आपको बता दें ये जो अरनपुर इलाका है ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा की सीमा के पास है। ये इलाके में काफ़ी घने जंगल बताए जाते हैं और किसी तरह के मूवमेंट की जानकारी मिलना यहाँ पर आसान नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों का नक्सलियों ने यहाँ पर साफ तौर पर फायदा उठाया है। तो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में चलाया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सफलता भी हासिल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सली जो हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें वो उस फिराक में रहते हैं कि एक छोटा सा उन्हें मौका मिले और इस तरह के हमलों को वो अंजाम देते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर ये भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। चंदेल साहब शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपको इस वक्त इस घटना को लेकर क्या कोई जानकारी मिल रही है? आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। जी, मुझे भी अभी अभी जानकारी मिली कि दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर थाना क्षेत्र में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें हमारे 11 जवान की शहादत हुई है। मैं सभी जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ये इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में फिर से तेजी के साथ में नक्सलवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं। हमारे जवान मारे जा रहे हैं, उनकी शहादत हो रही है। उस क्षेत्र के निरीह और गरीब लोग, बेकसूर लोग नक्सलवादियों की भेंट चढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को, राज्य सरकार को, भूपेश सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ कोई निर्णायक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और पूरा बस्तर भयक्रांत है। लोगों में भय और डर का माहौल है। राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है कि भय मुक्त प्रशासन लोगों को मिले और इसके लिए नक्सलवाद के खिलाफ में कोई कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। जी, तस्वीरें हमने यहाँ पर नारायण चंदेल साहब देख रहे हैं हम, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में डीआरजी जो यहाँ पर लोहा ले रहा है नक्सलियों के खिलाफ, उनको एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि ये तलाशी अभियान करके ही लौट रहे थे नक्सलियों के खिलाफ और उसके बाद वो इस हमले की चपेट में आए हैं। जी 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 जी, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। हम जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं जी, उन सब के प्रति हम अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर से सरकार से ये मांग करते हैं कि कोई ना कोई कठोर कदम उठाए। शुक्रिया चंदेल साहब, आप हमसे जुड़े यहाँ पर। तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ के नारायण चंदेल साहब, वो कह रहे हैं कि एक निर्णायक लड़ाई अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साहब भी जुड़ गए हैं। अरुण साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि 10 जवानों की हमारी शहादत हुई है यहाँ पर। जी, हमने आज छत्तीसगढ़ महतारी के 11 बेटों को खोया है और घटना का दृश्य देखकर मन भर आ रहा है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उतनी कम है। मैं
इन वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से राज्य सरकार लगातार जो दावे कर रही थी, आज लगातार राज्य सरकार के दावों की पोल खुली है और इतनी बड़ी घटना आज हुई है। अभी थोड़े दिन पहले बीजापुर के विधायक के काफिले पर हमला हुआ था। उसके कुछ दिन पहले हमने अपने प्रमुख पदाधिकारियों को खोया था। तो ये लगातार घटनाएं हो रही है और उसके बाद भी राज्य सरकार का ये दावा कि हमने नक्सलवाद को नियंत्रित किया है, उनके दावों को पोल खोलती है। आज जब हमने छत्तीसगढ़ महतारी के 11 बेटों को खोया है, तो आज ये संकल्प करने का अवसर है कि छत्तीसगढ़ में हम शांति बहाल कैसे करेंगे। और बस्तर के लोग आज परेशान हैं, अनेक निर्दोष लोगों को अपनी जान खोनी पड़ रही है, जीवन अस्त व्यस्त है। तो अब राज्य सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जी, शुक्रिया अरुण साव साहब। तो यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि यहाँ पर राज्य सरकार को और ज़्यादा सख्ती से निपटने की ज़रूरत है और निर्णायक लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फ़ोन पर बातचीत भी की है। इस हमले को लेकर पूरी जानकारी उन्होंने ली है और साथ ही उन्होंने इस हमले पर दुख भी जताया है, जवानों की शहादत पर। उन्होंने ट्वीट भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायराना हमले से मैं दुखी हूं। मैंने छत्तीसगढ़ के सीएम से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो ये गृह मंत्री का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार से ये भी कहा है कि हर तरह की मदद जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी राज्य सरकार को। और तस्वीरें आप एक के बाद एक यहाँ पर देख सकते हैं, सामने आ रही है कि जहाँ पर जो हमला हुआ अरनगर में, वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा एक जो है वो देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है जो जवानों को लेकर तुरंत उन्हें जो मदद पहुंचाई जा रही है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि इस हमले में कितने लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, कितने जवान और थे इस पूरे गश्ती दल में जब ये लौट रहे थे। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये हमला हुआ है और घटनास्थल से ताज़ा तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त सामने आई हैं। एक के बाद एक कई एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं और कोशिश। जोगिंदर सिंह साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईजी वो रहे हैं यहाँ पर। जोगिंदर सिंह साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं साफ तौर पर एक निर्णायक लड़ाई की बात विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई है कि अब ऐसे राज्य जो नक्सलियों को लेकर संवेदनशील हैं, जहाँ पर नक्सलियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पर एक निर्णायक लड़ाई की अब ज़रूरत है। देखिए, आज ही नहीं, यही सरकार नहीं, पहले वाली भी जो सरकारें थी और जो केंद्र में आज सरकार है, पहले भी सरकार थी, वो भरपूर प्रयास करती हैं इस लड़ाई से लड़ने के लिए। और वहां की जो फोर्सेस हैं वो भी पूरा प्रयास करती हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन केवल एक ही चीज है जो मैं कहना चाहता हूं कि आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और आपसी जो सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है, वो जितना अच्छा होगा, क्योंकि लड़ाई कोई एक बल या ये सोचे कि स्टेट पुलिस ही जीत जाएगी, सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत नहीं है, सेंट्रल फोर्सेस जीत जाएगी, स्टेट की जरूरत नहीं है। ये सबकी लड़ाई है और सबको मिलकर के ही लड़ना है और मिलकर के ही ये लड़ाई को जो है जीता जा सकता है। इसमें पब्लिक का भी सहयोग जरूरी है और सभी सरकारों ने हर समय हर बल, स्टेट के बल है चाहे केंद्र के बल है, भरसक प्रयास किया है और बहुत ज्यादा बलिदान दिया है इस लड़ाई से लड़ने। जी, जब आप समन्वय की बात करते हैं जोगिंदर साहब, तो यहाँ पर किस तरह का समन्वय जो है वो यहाँ पर होना चाहिए था? मैं यहाँ पर किसी कमी को निकालने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को लेकर भी सवाल उठाएगा, क्योंकि जानकारियां होती हैं अक्सर इस तरह की। और ये भी सामने आता है कि स्थानीय लोग भी इस तरह से दबाव में आ जाते हैं नक्सलियों के, इस तरह के हमलों में वो मदद करते हुए नजर आते हैं। तो जब समन्वय की बात आप करते हैं तो किस तरह का समन्वय यहाँ पर होना चाहिए जोगिंदर साहब? देखो, समन्वय ऑलरेडी वहां होगा, मैं नहीं कहता होना चाहिए। बिल्कुल, जो
उनकी मंथली कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, सेंट्रल फोर्सेस की आपस में होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस की स्टेट फोर्सेस के साथ आपस में होती हैं, और जो इंटेलिजेंस है वो स्टेट पुलिस के पास जो होती है वो भी सेंट्रल फोर्सेस के साथ शेयर करती है, और जो सेंट्रल फोर्सेस के पास होती है वो भी शेयर करती है। लेकिन ये कि इसमें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इसकी एक सीमा बांधना या एक लेवल देना ये बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये समन्वय और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है यही एक तरीका है जिससे हम इकट्ठे एकजुट होकर के उनसे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बड़ा धमाका हुआ है। अरनपुर के जंगलों में 11 बजे ये मुठभेड़ हुई है, ये जानकारी सामने आई है। कुछ हथियार भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। 10 जवानों की शहादत हुई है। ये सबसे दुखद खबर, यहाँ पर एक ड्राइवर जो है उनकी भी मौत हो गई है। गाड़ी को किराए पर लिया गया था, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। और इस बड़े धमाके में करीब 50 किलो आईडी के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का। अनुराग, तस्वीरें हमारे सामने हैं जो वाकई में दुखी करने वाली हैं। धमाके से करीब 10 से 12 फुट गहरा गड्ढा नजर आ रहा है अनुराग, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी ये साजिश थी और कितना बड़ा धमाका था। बिल्कुल अदिति, लगभग 50 किलो आईडी का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो टेम्पो ट्रैवलर था ये तीसरे नंबर पर था। 4 से 5 गाड़ियां उस काफिले में थी जो डीआरजी के जवानों की जो वापस लौट रही थी। 11 बजे के आसपास इनको सूचना मिली थी कि अरनपुर के जंगलों में कुछ माओवादियों की उपस्थिति, और इस सूचना के आधार पर वो कार्रवाई करने के लिए गए हुए थे सारे जवान। वहां पर कई गाड़ियां ऐसे किराए पर ली जाती हैं, तो इस पूरे काफिले में बोलेरो भी थी, स्कॉर्पियो भी थी। तीसरे नंबर की ये गाड़ी थी, और जैसे ही वहां पहुंची, जिसमें 11 जवान 10 जवान और एक ड्राइवर था, जैसे वहां पर पहुंची ये आईडी का इतना भयानक धमाका हुआ है कि 10 से 12 फीट का गड्ढा वहां पर बन गया है। और जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने जो हमें बताया बहुत भयावह है कि जवानों की चीथड़े उड़ गए हैं, उनके शव तक के टुकड़े भी ठीक से नहीं मिल रहे हैं। जो गाड़ी थी उसके परखच्चे उड़ गए हैं, उस गाड़ी के भी बहुत कम जो कल पुर्जे हैं वो वहां पर दिख रहे हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे श्यामगिरी में, जो थोड़ा सा पहले पड़ता है अरनपुर के श्यामगिरी, अगर आप दाहिनी साइड में मुड़ जाएं तो वहां पर जब पिछले लोकसभा चुनाव में भीमा मंडावी और उनके सुरक्षा कर्मी जो थे उनकी जब हत्या हुई थी, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी ठीक ऐसे ही आईडी विस्फोट में उड़ाई गई थी और उसके भी ऐसे परखच्चे उड़ गए थे। तो ये पूरा जो कॉरिडोर है, खास करके अरनपुर, आपको अगर याद होगा तो कुछ सालों पहले जो दूरदर्शन की टीम पर हमला हुआ था वो यही इलाका है। और यहाँ पर जब हम भी चुनाव कवर करने गए थे तो 3 बजे के आसपास ही मतदान को खत्म करके सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो वहां पर हमारे जैसे मीडिया कर्मी हैं या फिर जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए सारे अधिकारी थे उनको किस तरह पहुंचाया जाए। तो 3 बजे ही चुनाव खत्म कर दिया गया था, और बाइक से एक एक करके, क्योंकि अमूमन आईडी में एक प्रेशर चाहिए होता है और इसलिए आजकल काफ़ी गश्त वहाँ पर बाइक से, पैदल भी की जाती है। अगर आप देखेंगे ये नहीं पता लग पाया है कि इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि क्या वही रूट वो लेकर वापस लौट रहे थे जिससे वो वहाँ गए थे, क्योंकि कई बार इसको अवॉइड किया जाता है ताकि नक्सलियों को कोई चाल चलने का मौका न मिल पाए। लेकिन अभी इस बारे में पता नहीं लग पाया है। ये ज़रूर पता लगा है, जैसे आप पहले पूछ रही थी कि कितने जवान थे, तो पूरे जो काफिले में 4-5 गाड़ियाँ थी तो 50 से 60 जवानों के बारे में बताया जा रहा है। और तीसरी गाड़ी में ये विस्फोट हुआ है जिसमें लगभग 50 किलो आईडी का इस्तेमाल किया गया, ऐसा हमें बताया जा रहा है, जिसमें इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। तो अब वहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। वहाँ से जो भी जवान और फंसे थे उनको आगे निकाला जा रहा है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है और वहाँ पर जो सीआरपीएफ की टीम भी पहुँच गई है, तमाम आला अधिकारी भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। अदिति।